Yes. Hello everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Yes. Good morning everybody. कहाँ है जनता? भाग्यश्री, तृप्ति, आदित्य, गुड मॉर्निंग. आई होप आप सब एकदम स्वस्थ, एकदम मस्त और एकदम बढ़िया हो. अच्छा मुझे बताओ, फेस टू फेस वाली जनता, कल की थकान उतरी कि नहीं अभी तक? हाँ, मैंने देखा वीडियो वगैरह तो एकदम मस्त था यार. हाँ, कल की थकान उतरी सबकी? यस. ऑल राइट. आदित्य, तृप्ति. नहीं ना. हम्म. अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज्यादा कौन सी फैकल्टी ने सबसे ज्यादा डांस किया आप लोगों के हिसाब से? राज सर, मयूर सर, तेजस सर, शुभम अग्रवाल सर, प्रसाद सर, श्रीकांत सर, किसने आपके हिसाब से सबसे ज्यादा डांस किया? आपको क्या लगता है? सभी ने किया. एकदम पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया आदित्य ने, सभी ने दिया. चलो यार, बहुत ही बढ़िया. हम लोग शुरू करते हैं. हम लोगों ने कल डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, कंप्लीट किया था कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किन किन तरह से होता है. सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था म्यूचुअल अग्रीमेंट से होता है. तो म्यूचुअल अग्रीमेंट में कितने तरीके हम लोगों ने पढ़े थे? 5. नोवेशन, रेसेशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन एंड वेवर. ये हमने पहला तरीका पढ़ा जिसमें 5 तरीके हैं. फिर दूसरा जो है वो लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ. ये 3 तरीके हो गए. चौथा तरीका इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी 2 तरह की होती है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में भी हमने पढ़े थे 3 केसेस. एक तो वो कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी दोनों को पता थी, एक वो जब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी दोनों को भी नहीं पता थी, और एक वो जब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी सिर्फ प्रोमिसर को पता थी और दूसरे को नहीं पता थी. ठीक है. फिर हमने पढ़ा था सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाले केसेस क्या हो सकता है कि बाद में वो इम्पॉसिबल हो जाए, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई प्रोमिसर की डेथ या इनकेपेसिटी हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए या लॉ चेंज हो जाए. क्लियर है सबको? फिर हमने वो केसेस पढ़े थे जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा है, बट द रीजन इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. when the contract is not being performed, when the contract is being discharged, बट द रीजन इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. वो कौन से केस होंगे? डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस उसकी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है. दूसरा कमर्शियली इम्पॉसिबल, कि अब वो नॉन प्रॉफिटेबल बचा है. दूसरी पार्ट को, तीसरी ही पार्टी का डिफॉल्ट हो गया उसके कारण. या फिर चौथा कोई स्ट्राइक लॉकडाउन हुआ है, या बट ऐसा कोई डिस्टर्बेंस हुआ है जिसके अंदर सुपर भी नहीं, इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी डिफिकल्ट हो रहा है परफॉर्म करना. क्लियर है सबको? फिर हम लोगों ने पढ़ा था कल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी 2 होते हैं, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच. एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? जिस जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है उस दिन आपने या तो पूरा ही परफॉर्म नहीं किया, या फिर पार्ट परफॉर्म किया, पार्ट परफॉर्म नहीं किया. दैट इज एक्चुअल ब्रीच. एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? जब जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने वाला है उसके पहले ही, ड्यू डेट के पहले ही आपने बोल दिया क्या कि मुझे क्या नहीं करना है, मुझे परफॉर्म नहीं करना है. क्लियर है सबको? यस. स्टार्ट से एंड तक आपको भी मिस किया था मैम. चल झूठी, कोई मिस नहीं किया मुझे. एक कॉल भी नहीं आया मुझे किसी का. झूठ बोलते हो. चलो ना, रेमेडीज में हम लोगों ने कल डिस्कस की थी. पहला हमने पढ़ा था रेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट. रेसिंग मतलब कैंसिल करना, मैंने लिखवाया भी था. कैंसिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोमिसर शैल रिटर्न द बेनिफिट्स. तो पहला ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडी क्या है? अग्रीड पार्टी को क्यों कैंसिल कर सकता है. दूसरा क्या है? स्यू फॉर डैमेजेस. स्यू फॉर डैमेजेस क्या बोलता है? ध्यान से सुनना. मैंने आपको बताया है 2 तरह के डैमेजेस होते हैं, लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड. लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जिसका अमाउंट पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड होता है कि भाई अगर कोई प्रॉमिसर ने डिफॉल्ट किया ना,
तो वो इतना इतना अमाउंट फिक्स करे, इतना इतना अमाउंट पे करेगा, अमाउंट इज फिक्स। अब एक्चुअल डैमेज कितना हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लिक्विडेटेड डैमेज का अमाउंट फिक्स है तो फिर उतना ही पे होता है। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब कि अमाउंट फिक्स नहीं है, कि लॉस जब होगा तब डिसाइड करेंगे कितना अमाउंट पे करना है। और अगर जो ब्रीचिंग पार्टी है वो अगर पे करने को रेडी नहीं है तो फिर कौन डिसाइड करता है, तो फिर ऑफकोर्स जो आपका कोर्ट है या आर्बिट्रेटर है वो डिसाइड करता है। तो वो हम लोगों ने कल अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के टाइप्स। आप कॉल नहीं उठाते, लाइक चल पहला ऑर्डिनरी डैमेज। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के टाइप्स हम देखते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेजेस आर दोस व्हिच नेचुरली अराइज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स। देखो सबसे पहले हम पढ़ के आ रहे हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड वो होते हैं जिसमें अमाउंट पहले से पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड करके नहीं रखती है, ये बाद में अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल लॉस सफर्ड, जितना लॉस सफर हुआ उसके हिसाब से अमाउंट डिसाइड होता है। ये सबको मालूम, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस सबको क्लियर है। अब अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेज कौन से होते हैं? विच नेचुरली अराइज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच। These damages can be recovered if following two conditions are fulfilled. The aggrieved party must suffer by the breach of contract and the damages must proximate consequence of the breach and not the indirect consequence. मतलब देखो दो चीजें हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस को रिकवर करने का। ऑर्डिनरी डैमेज वो होता है जो यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स में ब्रीच अगर हुआ तो ये ऑर्डिनरी डैमेज होना ही है। एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। लेट्स से मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया दैट आई विल सेल यू द प्रॉपर्टी, ठीक है। मैंने तुमको प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी बेचूंगी, तुमने अग्री कर लिया। तुमने मुझे बोला भी कि यू आर लूजिंग ऑन अदर अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो अब मैं बैकआउट ना करूं। मैंने बोला हाँ मैं बैकआउट नहीं करूंगी। अब बाद में अगर मैंने बैकआउट कर दिया तो तुमने मुझे क्या बोला, that you have lost फलाना फलाना money because of my non performance। मतलब डायरेक्टली तुम्हें इतने पैसों का नुकसान हो गया क्योंकि मैंने परफॉर्म नहीं किया। तो जो डायरेक्टली रिलेटेड होता है ना नॉन परफॉर्मेंस से, जो लॉस डायरेक्टली कनेक्टेड अप्रोक्सीमेट मतलब डायरेक्टली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड होते हैं, वो होते हैं ऑर्डिनरी डैमेजेस और वो आपको मिल जाते हैं। Example, on 1st December, X contracted to sell and deliver 50 tons of wheat at rupees 8,000 per ton to Y on 1st January. On 20th December, afterwards, Y contracted to sell those goods to Z at rupees 10,000 per ton. Ab X failed to deliver goods on 1st January when the price of wheat was rupees 9,500 per ton. Y is entitled to recover 75,000, that is 9,500 minus 8,000, 50 rupees into number of goods। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। X ने बोला Y को गुड्स देगा, Y ने बोला Z को गुड्स देगा, ठीक है। X ने बोला Y को गुड्स देगा और Y ने बोला वही गुड्स वो Z को देगा। दोनों ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, दोनों ने अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। अब यहां पर क्या हुआ कि चूंकि Y ने बोला है Z को कि मैं तुझे गुड्स डिलीवर करूंगा, तो उसके लिए X को भी Y को गुड्स टाइम पर डिलीवर करना पड़ेगा। पर अब X ने डिलीवर नहीं किए तो Y को जो डायरेक्ट नुकसान होगा, Y को जो डायरेक्ट नुकसान होगा, दैट विल बी रिकवर्ड बाय Y फ्रॉम X। समझ में आया सबको? क्यों, क्या डायरेक्ट नुकसान हो रहा है मैम? Y भी तो Z को गुड्स डिलीवर नहीं कर पा रहा है ना, राइट? तो ही हैज ऑल्सो लॉस्ट मनी। तो जो एक्चुअल लॉस उसको Y को हो रहा है फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स टू Z, वो Y X से रिकवर कर सकता है। बट एक्चुअल लॉस यहां पर Y क्या नहीं रिकवर कर सकता इन ऑर्डिनरी डैमेजेस? Y रिकवर नहीं कर सकता द प्रॉफिट्स ही वुड हैव मेड ऑफ टोटल गुड्स फ्रॉम टोटल गुड्स ही वुड हैव सोल्ड टू Z। जितने पूरे गुड्स वो Z को बेच देता और उससे जो प्रॉफिट कमा लेता,
वो वाई रिकवर नहीं कर सकता। जो एक्चुअल लॉस उसको वाई को हुआ है, जो उसकी जेब से पैसा चला गया है कि वो जेड को गुड्स डिलीवर नहीं कर पाया, तो जो वाई की जेब से पैसा जा चुका है वो पैसा वाई रिकवर करेगा एक्स से। एक और एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना। एक्स ने बोला वाई को कि मैं तुम्हें ये रॉ मटेरियल ट्रांसफर करूंगा। एक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, मैं तुम्हें पैकेजिंग मटेरियल दूंगा, डिलीवर करूंगा। अब वाई ने बोला ठीक है, तो फिर मैं अपना बाकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करता हूं। ठीक है, अब वाई ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। मैन्युफैक्चरिंग करने में उसको 50,000 रुपीज का खर्चा लग गया। ठीक है, अब एक्स ने गुड्स डिलीवर करने से मना कर दिया। जब तक एक्स गुड्स डिलीवर नहीं करेगा वाई का पूरा प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता, और वाई ने जो ये खर्चा कर रखा है 50,000 रुपीज का, ठीक है, वाई ने जो मैन्युफैक्चरिंग करी है 50,000 रुपीज स्पेंड किए हैं, वो पूरे बर्बाद हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है सबको? तो वाई ने क्या बोला, देख, एक्स को बोला कि देख, अगर तू मुझे गुड्स नहीं देगा तो मैं अपना प्रोडक्ट पूरा तैयार नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाऊंगा तो ये जो मैंने 50,000 रुपए का खर्चा करके जो छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग करी ये भी पूरी बर्बाद हो गई। तो एक्चुअल लॉस वाई को कितना हुआ? एक्चुअल लॉस वाई को कितना हुआ? 50,000 रुपीज। दिस इज द लॉस डायरेक्टली कनेक्टेड, दिस इज द डैमेज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिटेड बाय एक्स। समझ में आया? अब वाई ने बोला एक सेकेंड, 50,000 का नुकसान तो मुझे हुआ ही है, बट साथ में अगर तूने टाइम पर डिलीवर किया होता, मैं इस प्रोडक्ट को पूरा बना लेता और मैं 5 लाख रुपए का इससे प्रॉफिट कमा लेता। तो क्या 5 लाख रुपए वाई क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता इन ऑर्डिनरी डैमेज, लेकिन कर सकता है इन स्पेशल डैमेजेस। क्या समझ में आया? स्पेशल डैमेज वो डैमेज होता है जो इनडायरेक्ट लॉस होता है अग्रीव्ड पार्टी को, बिकॉज द प्रोमिसर डिड नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया सबको? जिसका एग्जांपल है लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। क्या एग्जांपल है? लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। तो अगर वाई यहां पर बोल रहा है कि देखो एक्स तुमने परफॉर्म नहीं किया, तो इसके कारण मैंने जो एक्चुअल खर्चा किया था 50,000 रुपए का, वो तो मेरा ऑर्डिनरी डैमेज हो गया, वो तो मैंने जेब से लगा रखा, एंड दोस 50,000 आई नेवर सी अगेन, तो वो तो तुमको मुझे देना ही पड़ेगा। तो दैट इज ऑर्डिनरी डैमेज, क्योंकि ऑर्डिनरी डैमेज क्या हो गया? डायरेक्टली कनेक्टेड टू द एक्चुअल लॉस। ये क्लियर है सबको? लेकिन ये जो 5 लाख का प्रॉफिट जो वो कमा सकता था, वो कैसे डैमेज हो गया? स्पेशल डैमेज हो गया। समझ में आया सबको? यस। चलो फटाफट से ये एग्जाम्पल रीड कर लो क्विकली, फटाफट से ये एग्जाम्पल रीड करो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे तीसरे डैमेज पे। डन? बढ़े आगे? अच्छा, तो ऑर्डिनरी डैमेज कौन सा होता है? जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जो एक्चुअल लॉस सफर्ड होता है बाय द अग्रीव्ड पार्टी। और स्पेशल डैमेज क्या होगा? वो डैमेज दैट ही हैज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉफिट दैट ही कुड नॉट अर्न। समझ में आया सबको? ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होता है। बढ़े आगे? बोलो है ना ऑनलाइन लाइव वाली जनता। अच्छा मेरे को बताओ इस चैट में कौन कौन है? सबसे पहले मुझे कुछ तो बताओ। आदित्य, तृप्ति, भाग्यश्री, ये तीन मुझे तो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उसके अलावा और कौन कौन है?
Who all are sitting in the class? Who all are attending the lectures? Give me a heads up. Yes, आदित्य, अरे मुझे तुम लोगों का तो पता है पगलो। अरे कुछ तो बोलो, मट्टे जैसे बैठे हो सबके सब। खुशी, प्रगति। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस। अब ये तीनों का नाम एक ही क्या बोलता है, दे आर दोज विच आर इन नेचर ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, द कोर्ट में अवॉर्ड दीज डैमेजेस इन केस ऑफ, ठीक है, ये पनिशमेंट वाले डैमेजेस होते हैं। पनिशमेंट वाले मतलब कौन से हो गए ये वो डैमेजेस हैं जिसमें कोर्ट को लगता है कि जो प्रोमिसर है उसने इतनी बड़ी गलती करी है कि उसको नॉर्मल डैमेज हुआ वो ठीक है, वो तो देना ही है, स्पेशल डैमेज भी देना है, लेकिन साथ में आपको डैमेज पे करना पड़ेगा एक पनिशमेंट के तौर पे कि आपने परफॉर्म कैसे नहीं किया। समझ में आ रहा है? और ये दो केसेस में कोर्ट लगाती है। ये कौन से केसेस में? दो केसेस में कोर्ट लगाती है। पहला, अ ब्रीच और प्रॉमिस टू मैरी। अगर आपने वादा किया कि आप शादी करोगे पर आपने बैकआउट कर दिया। सुनना है सबको? अगर आपने वादा किया कि आप शादी करोगे और आपने बैकआउट कर दिया, फिर आपने मना कर दिया, तो दैट इज नोन एज ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी। अब तुम बोलोगे मैम बट अगर उसको पसंद नहीं आ रहा है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्ट्स को कंसिडर किया जाता है, किसी पे भी फोर्स नहीं किया जा सकता कि नहीं तुमने प्रॉमिस किया अब तो तुमको निभाना ही पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, दुनिया नहीं क्या इसके आगे। ठीक है, बट इसका द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं होता है कि भाई आपने प्रॉमिस किया अब आपको करना ही पड़ेगा। आपने प्रॉमिस किया, आपने झूठा प्रॉमिस किया विथ नो इंटेंशन ऑफ मैरिंग एंड देन यू डिड नॉट मैरी, तो फिर वो क्या समझ में आएगा कि आपका जो इंटेंशन था वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था ही नहीं। सुंदरा अपन ने पढ़ा है ना, प्रॉमिसर का के अंदर इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बट अगर कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन का इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का था ही नहीं, तो वो कोर्ट क्या मानेगी? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिंग, और उसके लिए कोर्ट क्या करेगी? आप पर विंडिक्टिव डैमेजेस चार्ज करेगी, विच इज द चार्ज द अमाउंट चार्ज फॉर मेंटल इंजरी दैट यू हैव क्रिएटेड। समझ में आया सबको? राइट कि सामने वाले को मेंटली क्या चीज से गुजरना पड़ेगा, उसके लिए वो अमाउंट चार्ज कर, कोर्ट जो है वो डैमेज चार्ज करती है। एंड नेक्स्ट इज रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ अ चेक। देखो ये मुझे, अच्छा आप मुझे बताओ कि अगर अमाउंट छोटा रहा और उसका चेक डिसऑनर हुआ तो ज्यादा बड़ी सजा है, या अगर अमाउंट बड़ा हुआ और चेक डिसऑनर हुआ? बताओ। छोटे अमाउंट का चेक डिसऑनर होता है तो ज्यादा बड़ी सजा है, या बड़े अमाउंट का चेक डिसऑनर होता है तो ज्यादा बड़ी सजा है? बताओ। आयुषा, प्रांजलि, प्रगति, खुशी, तृप्ति, आदित्य, भाग्यश्री, एवरीबडी बताओ। बोलो बोलो बोलो। स्मॉलर अमाउंट, एग्जैक्टली। अगर जितना अमाउंट स्मॉल होगा और उसका अगर चेक डिसऑनर होगा, स्मॉलर द अमाउंट हायर विल बी द प्यूनिटिव डैमेजेस। क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि अगर आपका अमाउंट छोटा है
और अगर उसका भी चेक डिसऑनर हुआ है, इसका मतलब यू हैड नो इंटेंशंस टू मेक द पेमेंट। अगर अमाउंट बड़ा होता है तो बहुत यूजुअल है कि उसका चेक डिसऑनर हो जाए, लेकिन अगर छोटे अमाउंट का चेक डिसऑनर होता है तो उसका डैमेज आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, बिकॉज आपके छोटे अमाउंट का चेक भी डिसऑनर होना मतलब आपके इंटेंशन कभी था ही नहीं पे करने का। समझ में आ रहा है सबको, राइट? बहुत अच्छे से। तो ये दो केसेस में एग्जाम्पलरी डैमेजेस लगते हैं। एंड लास्ट इज नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस कौन से होते हैं? जो कि विच आर देयर ओनली टेक्निकल वायलेशन ऑफ लीगल राइट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रोमिसर ने नॉन परफॉर्मेंस किया, प्रोमिसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ा। सुनना ध्यान से, प्रोमिसर ने परफॉर्म नहीं किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। प्रोमिसर ने क्या किया? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। प्रोमिसी को कद्दू फर्क नहीं पड़ा, ना उसको एक्चुअल लॉस हुआ विच इज ऑर्डिनरी डैमेजेस, ना उसको ना उसको स्पेशल डैमेजेस हुए विच इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसको वो भी नहीं हुआ। ना उसको कोई ऐसा वो शादी करके प्रॉमिस किया था वो वाला भी नहीं हुआ, ना ही चेक डिसऑनर हुआ, वो वाले विंडिक्टिव वाले केसेस भी नहीं हुआ। फिर भी चूंकि प्रोमिसर ने परफॉर्म नहीं किया, इसलिए छोटा मोटा अमाउंट प्रोमिसी को दे दिया जाता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट। मतलब इसको नॉमिनल इससे बोला है क्योंकि जनरली इसका अमाउंट बहुत ही स्मॉल होता है। लेट्स से 1 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, छोटा मोटा अमाउंट है जो एक डैमेज के तौर पे दे दिया जाता है। समझ में आया सबको? एक सिंपल एग्जांपल, लेट्स से मैंने अमेज़न से प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ठीक है, प्रोडक्ट डिलीवर होने में 5 दिन एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है, पर ये जो प्रोडक्ट 5 दिन बाद डिलीवर हुआ है उससे ना मुझे कोई एक्चुअल लॉस हुआ, अगर होता तो मैं क्लेम करती, बट नहीं हुआ। ना मुझे कोई स्पेशल डैमेज हुआ। स्पेशल डैमेज क्या था कि भाई कोई मैं उसको आगे बेचने वाली थी और मुझे प्रॉफिट कमाना था, वो भी नहीं था, मैं खुद के यूज के लिए उसको यूज कर रही थी। तो ना मुझे एक्चुअल डैमेज हुआ, ना मुझे स्पेशल डैमेज हुआ, ना एग्जाम्पलरी डैमेज हुआ, क्योंकि ये वाला केस भी नहीं है, दोनों केसेस भी नहीं है। फिर भी मैं अमेज़न को स्यू करने जा रही हूँ, तो कोर्ट क्या बोलेगी? ठीक है, वी अग्री दैट यू आर अग्रीव्ड दैट अमेज़न परफॉर्म्ड लेट, या अमेज़न ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। तो छोटा मोटा डैमेज, एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो कोर्ट मुझे अमेज़न से दिलवा। समझ में आया सबको भी? बहुत अच्छे से सारे डैमेजेस क्लियर है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो पहली रेमेडी हमने पढ़ा रेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी रेमेडी हमने पढ़ी स्यू फॉर डैमेजेस। अब स्यू फॉर डैमेजेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्चुअल डैमेज और एक होता है एंटिसिपेटरी डैमेज। समझ में आया सबको, राइट? और एंटिसिपेटरी डैमेज जो होते हैं, हाँ राइट, सॉरी, डैमेजेस दो तरह के होते हैं, लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड, मेरा दिमाग ही घूम गया। लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड, जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं वो भी चार टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी, स्पेशल डैमेज, प्यूरिटिव विंडिक्टिव डैमेजेस, या फिर नॉमिनल डैमेजेस। ठीक है, ये दो हो गए हमारे, एक तो रेस्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट और एक स्यू फॉर डैमेजेस। अब तीसरी रेमेडी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की आपके पास स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तीसरी रेमेडी क्या आपके पास? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको लगता है कि डैमेजेस इतनी सफिशिएंट रेमेडी है ही नहीं, मुझे डैमेजेस मिलने से कुछ ज्यादा कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, तो फिर कोर्ट को आप अप्लाई कर सकते हो फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, जिसमें कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है वो पार्टी को, जो ब्रीचिंग पार्टी है, कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी कि तुम डैमेजेस मत पे करो, तुम कॉम्पनसेट मत पे करो, तुम मुआवजा मत दो, तुम सीधे परफॉर्म करो जो तुम्हें परफॉर्म करना था। यू कंप्लीट योर प्रॉमिस, यू फुलफिल योर प्रॉमिस। उसको हम क्या बोलते हैं? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। समझ में आया सबको? जनरली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस केस में दी जाती है? ग्रांट फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपको रेमेडी दिया जाता है, या फिर सेल ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड गुड्स आर यूनिक एंड कैन नॉट बी परचेज्ड इन द मार्केट। वो गुड्स ऐसे हैं कि किसी और पर्सन से नहीं मिल सकते, जो अग्रीव्ड पार्टी वो कहीं और से नहीं खरीद सकता, उसको ब्रीचिंग पार्टी से ही, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से ही खरीदना पड़ेगा।
तो फिर वो गुड्स के लिए कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोलेगी एंड सिमिलरली सेल ऑफ लैंड के लिए भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही बोलेगी। ये दोनों केसेस में कोर्ट क्या देती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देती है। लेकिन अब इसका कुछ एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है जब कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डायरेक्शन नहीं देगी। पहला, जब कोर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन सुपरवाइज ही नहीं कर सकती है, जब कोर्ट इस चीज पे नजर ही नहीं रख सकती कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कोर्ट ऐसा सुपरविजन नहीं रख पाएगी तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को भी देगी नहीं। समझो मेरी बात। एक एग्जांपल, मम्मी ने मुझे बोला कि अपने भाई को चॉकलेट दे, ठीक है। अब अगर मम्मी बाहर चली गई 3 दिन के लिए तो मम्मी नजर ही नहीं रख पाएगी ना कि मैंने चॉकलेट दी या नहीं दी, करेक्ट है। तो मम्मी मुझे फिर ऑर्डर ही दे के जाएगी कि मैंने चॉकलेट दी या नहीं दी। समझ में आ रहा है सबको। सिमिलरली अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट सुपरवाइज ही नहीं कर पाएगी कि जो ब्रीचिंग पार्टी है वो एक्चुअली परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, इन दोनों केसेस में सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ लैंड में एक्चुअली परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है, अगर कोर्ट सुपरवाइज नहीं कर पाएगी तो कोर्ट पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रेमेडी ही प्रोवाइड नहीं करेगी, कोर्ट पे डैमेजेस ही प्रोवाइड करेगी। कोर्ट बोलेगी भाई मैं सुपरवाइज नहीं कर सकता हूँ तो मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी तुमको कैसे दे दूं, मैं फिर तुमको डैमेज ही दिलवा सकता हूँ। समझ में आया सबको, पहला। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल सर्विसेज। अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई बिजनेस के लिए नहीं, कोई प्रोफेशन के लिए नहीं, कोई ट्रेड के लिए नहीं, कोई ऑक्यूपेशन के लिए नहीं, कोई पर्सनल सर्विस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। बिगेस्ट एग्जांपल शाहरुख खान है, मेरे उसमें दिल में मेरे है दर्द डिस्को दर्द डिस्को दर्द डिस्को करने वाला था, राइट। अब ये पर्सनल सर्विस वाला है तो कोर्ट बोलेगी भाई ये चीज नहीं हो सकती है, मैं तुमको ये चीज परफॉर्म नहीं करवा सकता हूँ, तो इसीलिए मैं तुमको क्या करवा रहा हूँ, डैमेजेस ही दिलवा रहा हूँ। When damages are an adequate remedy, जब कोर्ट को लगता है कि भले ये दोनों केसेस हैं, सेल ऑफ गुड सेल ऑफ लैंड वाला है, पर फिर भी कोर्ट को लगता है कि डैमेजेस से काम हो जाएगा, डैमेजेस इनफ रेमेडी है, तो कोर्ट तब भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं बोलेगी, और तब नहीं बोलेगी जब जो ब्रीचिंग पार्टी है वो माइनर है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट माइनर को नहीं बोल सकती, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जो तीसरी रेमेडी, देखो पहली रेमेडी हमने पढ़ी रेस्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर दो। दूसरा हमने पढ़ा डैमेजेस, डैमेजेस हमने 2 पढ़े, लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड में हमने 4 पढ़े, कौन कौन से, ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव एंड लास्ट में नॉमिनल। तीसरा हमने पढ़ा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। 2 केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए बोल सकती है। कोर्ट वैसे नॉर्मली कब बोलेगी, जब कोर्ट को लगता है कि जो डैमेजेस है वो इनसफिशिएंट है, तो सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ गुड्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का बोला जा सकता है। लेकिन अब इसके भी एक्सेप्शन है जब नहीं बोल सकते। पहला, जब कोर्ट को लगता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जब कोर्ट को लगता है कि कोई ट्रेड ऑक्यूपेशन बिजनेस के लिए नहीं, कोई पर्सनल सर्विस वाला कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल लिख लो, SRK परफॉर्मिंग इन वेडिंग, ये पर्सनल सर्विस हो गया, तो कोर्ट ऐसे केस में भी डैमेज दिलवा देगी। जब कोर्ट को लगता है कि डैमेज ही इतनी इनफ रेमेडी है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है, तो वो नहीं दिलवाएगी। एंड लास्ट में अगर एक पार्टी माइनर हुआ तो भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिलवाएगी। समझ में आया सबको? यस। अब चौथी रेमेडी, 3 रेमेडीज हो गई अपनी, कौन कौन सी रेमेडीज हो गई, रेसिंग द कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। चौथी रेमेडी, सूट फॉर इंजंक्शन। When a party of contract breaks the contract, the aggrieved party may bring a suit for injunction, that is restraining a person from doing a particular act. सूट फॉर इंजंक्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन, ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी पर्सन सॉरी, अगर कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, ठीक है, तो मैं एज एन अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट से एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि सर जब तक मैटर सॉर्ट नहीं होता है तब तक आप एटलीस्ट उसको, उस पर रेस्ट्रिक्शन तो लगा दो कि वो उस प्रॉपर्टी का कुछ ना करे या फिर वो बिजनेस में कुछ ना करे, मतलब उसको कोई एक्ट करने पर एटलीस्ट रोक लगा दो जब तक फाइनल चीजें डिसाइड नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रॉपर्टी मुझे बेचने वाला था और अभी उसे नहीं बेचा है, तो एटलीस्ट मैं प्रॉपर्टी पर इंजंक्शन लगवा दूं, दैट इज रिस्ट्रेनिंग द ब्रीचिंग पार्टी। ब्रीचिंग पार्टी समझ गए ना, कौन है जो ब्रीच कर रहा है, रिस्ट्रेनिंग द ब्रीचिंग पार्टी टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट,
ठीक है, जिससे मुझे और प्रॉब्लम हो सकती है, ऑलरेडी प्रॉब्लम तो हुई है, और प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम क्या बनेंगे, सूट फॉर इंजंक्शन. एग्जाम्पल, डब्ल्यू अग्री टू सिंग एट एल्स थिएटर ओनली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड. ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट पीरियड डब्ल्यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेड टू सिंग एट अनदर थिएटर. अब डब्ल्यू ने एल को बोला मैं तुम्हारे थिएटर में गाना गाऊंगी. अब उसी दौरान डब्ल्यू ने प्रॉमिस कर दिया जेड को कि मैं तुम्हारे थिएटर में गाना गाऊंगी. अब इस बात पे और एल को परफॉर्म करने से मना कर दिया. तो अब एल ने जब स्यू किया सिंगर को, तो एल ने एटलीस्ट कोर्ट से ये इंजंक्शन, उस पर एक स्टे तो लगवा दिया कि तुम मेरे थिएटर में नहीं गाना गा रही, वो ठीक है, बट जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक तुम जेड के थिएटर में भी गाना नहीं गाओगे. समझ में आया सबको? यस, ठीक है. तो इस तरह का हम स्टे, रोक लगवा सकते हैं. दैट इज द फोर्थ रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये क्लियर है सबको? ठीक है. और पांचवी रेमेडी हमारे पास क्या है, सूट फॉर क्वांटम मेरिट. क्वांटम मेरिट बेसिकली क्या होता है, एज मच एज अर्नड. क्वांटम मेरिट का बेसिकली मतलब होता है कि आप उतना कॉम्पनसेशन ले लो जितना आपने काम किया. आप उतना कॉम्पनसेशन ले लो जितना आपने काम किया. मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ. आर्बिट्रेशन याद है आपको? आर्बिट्रेशन याद है? हम लोगों ने आर्बिट्रेशन में क्या पढ़ा है, इफ यू रिमेंबर थोड़ा बहुत भी, कि एक पुराना आर्बिट्रेटर है, अगर वो पुराना आर्बिट्रेटर अगर उसको निकाला जाता है क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन इनफ नहीं है, या फिर उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ऐसा कुछ भी होता है, उस आर्बिट्रेटर को अगर रिप्लेस किया जाता है, सब्सटीट्यूट किया जाता है विद अ न्यू आर्बिट्रेटर, तो पुराने आर्बिट्रेटर ने जितना काम किया उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है. याद आ रहा है सबको? राइट. तो ये जो पुराना आर्बिट्रेटर है उसको पैसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसने थोड़ा तो काम किया, राइट. और कितना पैसा मिलेगा, जितना उसने अर्न किया. मतलब जितना काम किया उतना ही पैसा उसको मिलेगा. द अमाउंट दैट द वर्क दैट ही हैज डन, उतना ही पैसा उसको मिलेगा, बिकॉज दैट इज द अमाउंट दैट ही हैज अर्न. समझ में आया सबको? यस. तो हम इसलिए पुराने आर्बिट्रेटर को भी थोड़ा पैसा, थोड़ी फीस देते हैं, क्योंकि उसने थोड़ा तो काम किया. तो बस दैट इज नथिंग बट क्वांटम मेरिट. सी एन ओनर ऑफ मैगजीन एंगेज्ड पी टू राइट अ बुक टू बी पब्लिश्ड बाय इंस्टॉलमेंट इन हिज मैगजीन. आफ्टर फ्यू इंस्टॉलमेंट्स वर पब्लिश्ड, पब्लिकेशन वाज स्टॉप्ड. तो बेसिकली एक राइटर को बोला कि तुम हमारी मैगजीन के लिए कंटेंट पब्लिश करो. थोड़ा बहुत कंटेंट किया, फिर बाद में मैगजीन बंद हो गई. तो जितना कंटेंट पब्लिश किया है उतना तो वो जो कंटेंट राइटर उतना पैसा तो लेगा, भले फ्यूचर का नहीं लेगा, बट जितना काम किया उतना पैसा तो वो लेगा. समझ में आए सबको? जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं उनका भी वैसा होता है, जितना काम किया उतना पैसा वो लेकर जाते हैं. दैट इज द फिफ्थ रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है सबको? यस. रेसेंट डैमेजेस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन क्वांटम मेरिट. एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है. इट वाज अ लेंथी टॉपिक जो हम लोगों ने अभी कंप्लीट किया है. क्लियर है? डन. बढ़े आगे. चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्टिंजेंट वर्ड या कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी. जैसे बोलते हैं कोई भगवान ना करे कोई ऐसी कॉन्टिंजेंसी आ गई तो अपन तो इंश्योरेंस करा के रख लो. तो कॉन्टिंजेंसी का एक्चुअली मतलब होता है अनसर्टेनिटी, समथिंग दैट इज दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड टुडे. जिस चीज का हम अभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते. हाँ, थोड़े पंडित के साथ कोई बाबा के पास जाकर आप थोड़ा कर सकते हो, बट अदर देन दैट नॉर्मली समथिंग दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इज कॉन्टिंजेंसी. अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड करता है कि अगर ये हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, पर अगर ये चीज नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा. जैसे अगर बारिश आई तो मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर करूंगी, अगर बारिश नहीं आई तो मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर नहीं करूंगी. जैसे मैंने अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक शर्त लगाई थी इंडिया वर्सेस श्रीलंका में, कि अगर इंडिया जीती तो फिर मुझे बेसिकली वॉट एवर आई वॉन्टेड, ठीक है, वो मुझे मिलेगा, और अगर श्रीलंका जीती तो वॉट एवर ही वॉन्टेड वो मिलेगा.
समझ आया? नाउ द पॉइंट इज कि सिंस इंडिया वन, राइट, अभी मुझे वो थोड़ा पैसा लेना बाकी है, बट द पॉइंट इज सिंस इंडिया वन, सो द पॉइंट इज यहाँ पर कि द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। हाँ, मैं यहाँ पर बेट लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, वो वेजरिंग अग्रीमेंट्स हो गए, बेट की बात नहीं कर रही हूँ, हम लोगों ने तो लेजिट बेट ही लगाया था, बेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। बेस्ट एग्जांपल, मैंने यहाँ पर प्रांजलि को बोला, प्रांजलि अगर तुम सीएस बन गई तो मैं तुमको कार गिफ्ट करूंगी। अब प्रांजलि को मैंने क्या बोला, बेट थोड़ी ना लगा रहे हैं यहाँ पर बेट थोड़ी ना लगा रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ प्रांजलि को, अगर तुम सीएस बन गई तो मैं तुमको गाड़ी गिफ्ट करूंगी। तो सीएस बनना ना बनना ये एक इवेंट है जो डिसाइड करेगा कि प्रांजलि को गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। समझ में आया सबको? अब कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के 3 एसेंशियल्स है। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, गाड़ी गिफ्ट होगी या नहीं होगी, सीएस बनेगी या नहीं बनेगी, उस पर डिपेंड करना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। वो चीज फ्यूचर में होने वाली होनी चाहिए कि भाई इसका सीएस बनना फ्यूचर में लिखा है या नहीं लिखा है, वॉट एवर इट इज, उसके बेसिस पर हम आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट on happening or non-happening of an event which is going to happen in future. Clear hai? And last is the uncertain future event must be collateral or incidental to the contract. The collateral incidental means it must be independent of the contract, must not form the part of the consideration. ऐसा नहीं है, मैंने नहीं बोला प्रांजलि को कि प्रांजलि अगर तुमने मुझे फ्यूचर में 1 लाख दे दी तो मैं तुम्हें 2 लाख दूंगी, ये बात नहीं करी जा रही है। मैं जो इसको कंसिडरेशन दे रही हूँ, जो मैं गाड़ी इसको दे रही हूँ, ये और इसका सीएस बनना एकदम अलग अलग चीज है, ये दोनों मिक्स नहीं हो रही है। सीएस बनने के लिए जो इसको मेहनत करनी पड़ेगी, जो काम इसको करना पड़ेगा, उसमें गाड़ी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और गाड़ी जो इसको मिलेगी उसमें इसकी सीएस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। सीएस की अगर डिग्री मिलेगी तो इसको गाड़ी मिलेगी, तो दोनों इंडिपेंडेंट चीज है जो अपने अपने रास्ते पर होंगी। सीएस बनने के लिए इसको अकेले को अपनी मेहनत करनी है और गाड़ी गिफ्ट करने के लिए मुझे अपनी अलग मेहनत करनी है। समझ में आ रहा है सबको बहुत अच्छे से? तो दोनों चीजें आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट एंड द कंसिडरेशन, दीज टू थिंग्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट, दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। समझ में आया सबको? तो 3 चीजें जरूरी है। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ होने या ना होने से रिलेटेड होना चाहिए। It must be dependent upon happening or non-happening of certain event to be happen in future. And तीसरे दोनों चीजें आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। समझ में आया सबको? यस, बढ़े आगे। चलो, नाउ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी का मतलब होता है एज गुड एज। क्वासी का मतलब क्या होता है? एज गुड एज, सीमिंग बट नॉट रियली। ठीक है, सीमिंग बट नॉट रियली मतलब ये ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है बट है नहीं। वो ऐसा होता है मेरे को ऐसा लग रहा है, तो वही चीज है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट है बट वो नहीं है, बिकॉज इट इज एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यस। जैसे ध्यान से सुनना, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है? पहला, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्संस इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, जैसे अगर माइनर है, ठीक है, या अनसाउंड माइंड है, अगर उसको कुछ नेसेसिटीज सप्लाई की जाती है, नेसेसिटीज मतलब उसकी जिंदगी जीवन को व्यापन करने के लिए, उसकी जिंदगी जीने के लिए अगर उसको बेसिक नेसेसिटी सप्लाई की जाती है, किसको? माइनर या अनसाउंड माइंड ऐसे पर्सन को अगर सप्लाई की जाती है, तो उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। वो ऋतिक रोशन नहीं है, वो हरमन भवेज है। समझ में आ रहा है बात सबको? यस, बहुत अच्छे से। ठीक है, क्योंकि आप एक माइनर को अगर नेसेसिटी सप्लाई करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ठीक है, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जैसा होता है बट वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो अग्रीमेंट नहीं हुआ, प्रॉमिस नहीं हुआ, इम्पॉसिबिलिटी नहीं हुई, क्लेम डैमेज कुछ नहीं हुआ। समझ में आ रहा है सबको? राइट। पहला,
दूसरा, राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन। ठीक है, ध्यान से सुनना। अ पर्सन हु हैज पेड अ सम ऑफ मनी व्हिच अनदर इज ऑब्लाइज्ड टू पे इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय दैट अदर पर्सन प्रोवाइडेड द पेमेंट हैज बीन मेड बाय हिम टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। क्या समझ में आया? बताओ, ये पढ़कर कोई बता सकता है इसमें आपको क्या समझ में आया? सेकेंड पॉइंट बहुत सिंपल है, लैंग्वेज थोड़ी घुमा फिरा के पूछी है, लिखी है, तो मैं आपसे मीनिंग समझना चाह रही हूँ इन केस यू नो द मीनिंग। बताओ। बताओ क्या समझ में आ रहा है इससे? राइट टू रिकवर मनी पेड फॉर अनदर पर्सन, ट्राई टू इंटरप्रेट इट। बहुत सिंपल सा लिखा है, आई मीन लिखा तो टेक्निकल है बट इसका मतलब सिंपल है। अरे सिंपल, एकदम सिंपल, ध्यान से सुनना। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट याद आ रहा है तुमको? गारंटी, बैंक गारंटी की बात नहीं कर रही मैं, नॉर्मल गारंटी। कि फॉर एग्जाम्पल तृप्ति और प्रांजलि के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तृप्ति जो है वो क्रेडिटर है, प्रांजलि जो है डेटर है। तृप्ति ने प्रांजलि को पैसा दिया बट तृप्ति ने बोला कि तुम मुझे किसी पर्सन से गारंटी लेकर आओ कि अगर तुमने डिफॉल्ट किया तो वो पर्सन जो है वो मुझे कॉम्पनसेट करे। ठीक है, प्रांजलि ने मेरा नाम लगा दिया, बोले ठीक है सौम्या मैम से मैं गारंटी दिलवाती हूँ। मैंने तृप्ति को गारंटी दे भी दी कि हाँ अगर प्रांजलि ने डिफॉल्ट किया तो आई प्रॉमिस टू पे यू द मनी। ठीक है, अब एक्चुअली प्रांजलि ने डिफॉल्ट कर दिया तो मुझे पे करना पड़ा। ठीक है, अब तृप्ति तो बाहर हो गई सीन से, तृप्ति द क्रेडिटर वो तो सीन से बाहर हो गई क्योंकि उसको तो पैसा मिल गया। अब बात आती है मैं जिसने पैसा दिया, किसी और को दिया पैसा प्रांजलि के बिहाफ पे। ये क्लियर है सबको? अब ऐसे केस में डू यू थिंक दैट आई शुड गेट द रीइंबर्समेंट? क्या मुझे रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए, हाँ या ना? मैं जिसने प्रांजलि के बिहाफ पर उसके क्रेडिटर को पेमेंट किया, तो क्या मुझे एज श्योरिटी, एज गारंटर, क्या मुझे पैसा मिलना चाहिए वापस? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, मिलना चाहिए नहीं? देखो हम दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, मैंने प्रांजलि से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि अगर मैंने तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे क्रेडिटर को पे किया तो तुम वादा करो कि तुम मुझे पैसा रिफंड करोगे। हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया ऐसा, बट सोशल ग्राउंड्स पे, एथिकल मॉरल ग्राउंड्स पे क्या मुझे पैसा महीना रिम्बर्स रिफंड मिलना चाहिए? यस, मिलना तो चाहिए, मिलना तो चाहिए, और मैं उसको क्लेम भी करने गई हूं, बट देन इट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया सबको? अनलेस वी हैव एंटर्ड इनटू अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, और वो रियल कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही क्या होता है? काउंटर गारंटी। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो हुई अभी रियल में, जो मतलब मैंने अभी जो दिखाई दैट इज गारंटी। गारंटी में मैंने क्या किया? एक डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को गारंटी दी। समझ में आया? अब काउंटर गारंटी क्या होती है? जिसमें वही डेटर अपनी गारंटर, यहाँ पर गारंटर कौन है? मैं खुद हूं, सौम्या। तो जो यहाँ पे जो डेटर है प्रांजलि, वो अपने गारंटर को ये गारंटी दे रही है कि अगर आपने मेरे बिहाफ पे मेरे क्रेडिटर को कॉम्पनसेट किया तो मैं आपको पैसा रिफंड करूंगी। उसको बोलते हैं काउंटर गारंटी। अब वो तो आपने प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया ना, तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रॉपरली एंटर किया है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर आपने इसे काउंटर गारंटी में एंटर नहीं किया तो फिर उस केस में प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर अगर मैंने एज श्योरिटी क्रेडिटर को पैसा दिया और अब मैं डेटर से पैसा रिफंड मांग रही हूँ, रीइंबर्समेंट मांग रही हूं, तो मिलना तो चाहिए, बट देन दिस इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया सबको?
Yes, so I do have the right to recovery from another person, but then it is not a real contract, it's a quasi contract. Clear है सबको? Yes, बहुत अच्छे से. Now, obligation of a person enjoying benefits of non-gratuitous act. ठीक है? ध्यान से सुनना. Where a person lawfully does something for another person or delivers anything to him without any intention of doing so gratuitously, and the other person accepts and enjoys the benefit thereof, the later must compensate the former. अब देखो इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, फिर भी बेनिफिट मिलेगा. कैसे? ध्यान से सुनना. I mean it happened for real. ठीक है? मुझे एक्चुअली एक वॉच थी जो मेरी फ्रेंड की बहुत पसंद आती थी. ठीक है? मुझे एक वॉच थी एक फ्रेंड की जो बहुत पसंद आती थी, तो मैंने उसको बोला यार तेरी वॉच बड़ी अच्छी लगती है यार, मुझे मुझे बेच देना. उसने बोला कि चल चल नहीं बेचूंगा. ठीक है, ऐसे मस्ती में, है ना. फिर उसने मुझे वो एक्चुअली एक बार वॉच दे दी. बोले पहन ले, थोड़े दिन देखो पहनना था ना, पहन ले. मैंने पहन ली, मैंने एक्सेप्ट कर ली. ठीक है, मैंने यूज कर ली. उसने बोला कि मैं तुझे गिफ्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे बेच रहा हूं, तेरे को चाहिए. अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या हुआ? द पर्सन डिड नॉट गिफ्ट मी दैट, द पर्सन सेंड दैट थिंग टू मी, आई यूज्ड इट, आई टुक द बेनिफिट ऑफ इट. ठीक है, आई स्टार्टेड यूजिंग इट, आई टुक द बेनिफिट ऑफ इट. अब अगर मुझे वो आगे वॉच नहीं रखनी है तो मुझे रिटर्न कर देनी चाहिए. पर अगर मुझे आगे वॉच रखनी है और सामने वाला गिफ्ट भी नहीं करना चाह रहा है, तो फिर तो सेल ही होगी ना. समझो बात. वो पर्सन ने मुझे वॉच दी यूज करने के लिए, मैंने वो वॉच यूज करी. समझ में आया? वो पर्सन ने मुझे वॉच दी, मैंने वो यूज करी. फिर पर्सन बोला मैं तेरे को गिफ्ट नहीं कर रहा हूं, तेरे को अगर यूज करना है तो तू उसको खरीद ले. ठीक है, तो मैं अगर वो वॉच आगे रखना चाहती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको पैसे दे देने चाहिए. और अगर मैं उसको नहीं रखना चाहती हूँ तो मुझे रिटर्न कर देना चाहिए. करेक्ट है. वाई रिटर्न कर देना चाहिए? बिकॉज इट्स अ नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट. ग्रेचुइटियस एक्ट मतलब समथिंग डन विथ नो कंसिडरेशन, मतलब लाइक अ गिफ्ट. ठीक है, तो इट्स नॉट अ गिफ्ट. उसने अगर मुझे ऐसे ही दे दिए यूज करने के लिए, बट वो मुझसे इसका पैसा लेना चाह रहा है, तो फिर ऐसे केस में या तो मुझे उसको उसका सामान रिटर्न कर देना चाहिए. पर अगर मैं कंटिन्यू करना चाह रही हूँ सामान के साथ, तो फिर इट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड देन आई एम लाइबल टू पे हिम द मनी. बिकॉज उसका इंटेंशन क्या नहीं है? उसका इंटेंशन गिफ्ट करने का नहीं है. तो अगर मैं उसकी प्रॉपर्टी रखना चाह रही हूँ, कंटिन्यू करना चाह रही हूँ, तो मुझे उसको पैसा रिफंड कर पैसा देना ही पड़ेगा. ये क्लियर है सबको? नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. ये तो क्लियर है. ठीक है, कि अगर मैं रास्ते से जा रही थी, मैं तो भेलपुरी खा रही थी, लड़का घुमा रही थी, रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, लड़का घुमा रही थी, मुझे आईफोन रोड पे मिला, मैं क्या करूं अगर मुझे किसी और का आईफोन रोड पे मिला? मुझे उसका एक नॉर्मल वैसा केयर करना है जैसा एक ओनर ऑफ आईफोन करेगा, जब तक मुझे इसका एक्चुअल ओनर ना मिल जाए. जस्ट बिकॉज मुझे आईफोन रोड पे मिला है, मैं उसको किक करूं, मैं उसको कोनी मार दूं, मैं ये सब नहीं करूंगी. व्हाई? मैं ये सब क्यों नहीं करूंगी? बिकॉज इट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इट इज एज गुड एज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट whoever is a finder of someone else's goods will take good care as if he himself is the owner. ये क्वासी, ये एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट मेरे पे बंध जाता है. समझ में आया सबको? तो अगर मुझे किसी और के गुड्स मिले तो मुझे उसका ख्याल ऐसे रखना है जैसे कि मैं ओनर हूं, और ये मुझ पर एज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. लास्ट है लाइबिलिटी फॉर मनी पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन. ठीक है, अब देखो, एक ऐसा पर्सन जिसको अंडर कोअर्शन या बाय मिस्टेक या अंडर इन्फ्लुएंस पैसा चला गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और वो बाद में पता चला कि वो बाय कोअर्शन हुआ था, ये सब हुआ था, तब कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल होता है. हम पढ़ चुके हैं कोअर्शन, फ्रॉड, मिस्टेक, इन सबके कारण अगर होता है तो वॉइडेबल होता है, ये सबको मालूम है. अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कैंसिल करने गए और कैंसिल कर दिया, वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो जो बेनिफिट
अगर मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट में मिला है एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको रिफंड या रिटर्न करने की। समझ में आया सबको? फॉर एग्जाम्पल किसी को मैंने गन पॉइंट पर किसी से मैंने गुड्स लिए, समझ में आया, फिर बाद में वो पर्सन ने बोल दिया कि तुमने कोर्जन पे कराया है तो अब मैं ये तुमको गुड्स नहीं बेचना चाहता हूँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, लेकिन जो गुड्स मैंने लिए थे वो तो मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे ना। सो दैट इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इट इज माई क्वासी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उसके गुड्स को रिटर्न करने पड़ेंगे। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमने 5 पढ़े। पहला, किसी माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसको नेसेसिटी सप्लाई करने का, तो वैसे तो वो वॉइड होता है क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट चूंकि उसको नेसेसिटी सप्लाई हो रही है, इट इज एज गुड एज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज एज गुड एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, अगर मैं गारंटर हूं, मैंने डेटर के बिहाफ पर गारंटी दी है, तो मेरे पास राइट है उससे पैसा रिकवर करने का। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है पर फिर भी मेरे पास वो राइट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, अगर किसी ने मुझे कुछ गुड्स दिए हैं यूज करने के लिए, बट उसका इंटेंशन उसको गिफ्ट देना, गिफ्ट करना नहीं था, उसका इंटेंशन था कि वो मुझसे इसके बदले पैसे ले लेगा, तो या तो मैं उसको पैसे दे दूं या फिर उसके गुड्स रिटर्न कर दूं। ठीक है, दोनों में से एक चीज मुझे करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चौथा, अगर मुझे किसी के गुड्स मिले हैं तो इफ आई एम द फाइंडर ऑफ द गुड्स, इट इज माई क्वासी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे उसका ध्यान वैसे रखना है जैसे एक नॉर्मल ओनर रखता है। एंड पांचवा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाय मिस्टेक कोर्जन वगैरह हुआ है, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है और फिर बाद में वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, वॉइडेबल में ऑप्शन मिलता है ना वॉइड या वैलिड, तो अगर अग्रीड पार्टी उसको वॉइड डिक्लेयर कर देती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जिसको जो भी बेनिफिट मिला हुआ है वो आपको रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस। सो ये 5 क्या हो गए हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मैं चाहती हूं आप लोग एक बार फटाफट से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रीड करो, फिर हम लोग इंडेमनिटी पढ़ेंगे। फटाफट से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रीड करो। वंस यू डन तो आप लोग चैट में लिखना डन, तो हम आगे बढ़ेंगे।
डन, परफेक्ट। चलो गाइस बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान से सुनना। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 124 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि तुमको अगर कोई भी लॉस हुआ तो आई प्रॉमिस यू कि मैं तुमको उस लॉस से सेव करूंगा या कॉम्पनसेट करूंगा। ठीक है, अब उसके लिए सामने वाली पार्टी क्या करेगी, वो उसको रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ अमाउंट पे करती जाएगी, और जब उसको एक बड़ा सा लॉस होगा तो उस पे ये जो पार्टी इंडेमनिफाई करने की प्रोमिस कर रही है वो फिर बाद में उसको कॉम्पनसेट करेगी। बिगेस्ट इंडेमनिटी एग्जांपल इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है टू सेव द अदर पार्टी फ्रॉम लॉस कॉस्ट टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ और बाय कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन। कि मेरे कारण लॉस हुआ है, किसी और के भी कारण लॉस हुआ, तो मैं तुमको इंडेमनिफाई करेगा। इंडेमनिफाई करना मतलब मैं तुमको कॉम्पनसेट करेगा। द प्रोमिसर टू इंडेमनिफायर मेक गुड द लॉस इज कॉल्ड एज इंडेमनिफायर। जो ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको इंडेमनिफाई करूंगा उसको बोलते हैं इंडेमनिफायर। और जिसको वादा मिलता है कि जिसको कॉम्पनसेट मिलेगा वो होता है इंडेमनिफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। समझ में आए सबको? तो इंडेमनिफायर कौन होगा, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको कॉम्पनसेट करूंगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, जिसको प्रॉमिस मिलता है कि उसको कॉम्पनसेशन मिलेगा इनकेस उसको लॉस हुआ। तो जैसे हम सब लोग जो इंश्योरेंस करवा लेते हैं पॉलिसी होल्डर्स, हम क्या हो गए, इंडेमनिटी होल्डर है, इंडेमनिफाइड। ये क्लियर है सबको? यस। अब देखो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। अब ध्यान से सुनना। इंडेमनिफायर से मतलब प्रॉमिसर से मतलब इंश्योरेंस कंपनी से हम क्या क्या ले सकते हैं, हम क्या क्या रिकवर कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of the matter to which promise to indemnify applies। जो भी इंडेमनिफायर ने प्रॉमिस किया था, जैसे ओ माय गॉड मूवी में था ना कि इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि वो परेश रावल का नाम तो मैं भूल गई हूँ, बट परेश रावल को वो अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, परेश रावल को अमाउंट पे करेंगे अगर उनकी शॉप को कुछ भी हो जाता है तो। करेक्ट है। अब उन्होंने मना कर दिया क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड था तो हम पे नहीं करेंगे ऐसा। तो उसने क्या किया, परेश रावल ने, उसने स्यू करने गया। वो क्या करने गया, वो स्यू करने गया और उसने कोर्ट में उस इंश्योरेंस कंपनी को स्यू किया कि भाई जब आपने प्रॉमिस किया कि मेरी शॉप को कुछ भी हो जाएगा तो आप मुझे अमाउंट पे करोगे, तो अब आप पे क्यों नहीं कर रहे हो। समझ में आया सबको? राइट। तो जो भी अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए, इंडेमनिफायर को देना चाहिए, अगर वो पे नहीं करते हैं तो इंडेमनिटी होल्डर क्या कर सकता है, स्यू करेगा और डैमेजेस लेगा। पहला। दूसरा, ऑल कॉस्ट विच ही में बी कंपेयर्ड टू पे इन सच सूट। ठीक है, वो सूट को, वो पर्टिकुलर केस को रन करने के लिए, उसको जो भी खर्चा पे करना पड़ रहा है वो भी वो क्लेम कर सकता है किससे, इंडेमनिफायर से। वो किससे क्लेम कर सकता है, इंडेमनिफायर से। ठीक है, तो if in bringing or defending the suit he did not contravene the orders of promisor and acted as if prudent man would have acted, or the promisor authorized him to bring or defend the suit। promisor ने मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने खुद बोला कि तुम या तो सूट फाइल कर दो, तो भी जो भी पूरा पैसा है, इंडेमनिटी होल्डर जो भी पूरा खर्च कर रहा है सूट में, वो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से, इंडेमनिफायर से रिकवर कर लेगा। या फिर वो अगर एक नॉर्मल सूट फाइल कर रहा है, जो एक नॉर्मल पर्सन, एक प्रूडेंट मैन द वे ही फाइल्स द सूट, अगर वो नॉर्मली कर रहा है तो भी वो पूरा पैसा सूट फाइल करने का किससे रिकवर कर सकता है, उस इंडेमनिफायर से, उस इंश्योरेंस कंपनी से। तीसरा, ऑल सम्स व्हिच ही मे हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट। ठीक है, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी उसको पैसा एक्चुअली मिलने वाला था, प्रॉमिसर उसको जो भी पैसा देने वाला था वो पूरा पैसा वो रिकवर कर सकता है इफ द कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट कॉन्ट्ररी टू द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉमिसर। मतलब प्रॉमिसर ने जो भी एक्सपेक्टेशन प्रॉमिसर की थी कि भाई आप इंश्योरेंस प्रीमियम इतना रेगुलरली पे करोगे तो हम आपको पैसा देंगे, तो अगर आपने सारे वो प्रोमिसेस पूरे किए एज अ पॉलिसी होल्डर कि भाई मैंने टाइमली प्रीमियम पे करी है, ठीक है, हाँ, और साथ ही साथ या फिर जो प्रॉमिसर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है,
वो मुझे बोल रही है, इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या बोल रही है कि सौम्या हम इंश्योरेंस तुम्हें नहीं देंगे, हम तुमको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, हम आप अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेस में सेटल कर लेते हैं। अगर वो मुझे ऐसा बोल रही है तो जितना भी पैसा मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिलना चाहिए था वो मिलेगा। क्लियर है सबको? तो देखो तीन चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक इंडेमनिटी होल्डर को, मतलब जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है उसको मिलती है। पहला, जो उसको डैमेजेस हुए, दूसरा जो सूट फाइल करने का खर्चा हुआ, और तीसरा जो एक्चुअल अमाउंट उसको उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिलना चाहिए था। क्लियर? ध्यान से सुनना फिर से एक बार। तीन चीजें जो इंडेमनिटी होल्डर है, मतलब जो पॉलिसी होल्डर हो गया एक इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसको ये तीन चीजें मिलती हैं। पहला, जो भी डैमेजेस उसको हुए, दूसरा सूट फाइल करने का जो भी खर्चा हुआ, और तीसरा जो भी अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन जो उसको मिलना चाहिए था, जो इंडेमनिफायर को पे करना चाहिए था और उसे नहीं किया, वो तीन चीजें उसको इसमें मिलेंगी। ये क्लियर है? डैमेजेस तो मिलेंगे, दूसरा कॉस्ट ऑफ द सूट। अब कॉस्ट ऑफ द सूट में दो बातें ध्यान रखनी है कि कॉस्ट ऑफ द सूट तब मिलेगी जब अपना सूट फाइल करते समय जो अपना इंडेमनिटी होल्डर है, मतलब अपन परेश रावल समझ लो अपने एग्जांपल में, तो परेश रावल सूट फाइल करते समय एक नॉर्मल सूट फाइल कर रहा है जैसे एक नॉर्मली एक इंसान करता है, ठीक है? तो उसको जितना भी खर्चा लग रहा है वो उसको मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा, उसका रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने खुद बोला है कि ठीक है अगर तुमको पैसा चाहिए तो तुम जाके सूट फाइल कर दो। खुद इंश्योरेंस कंपनी परेश रावल को बोल रही है तो परेश रावल सूट फाइल करेगा और उसको जितना भी कॉस्ट लग रहा है वो रिकवर करेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो भी उसको अमाउंट मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन में, वो अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्लेम कर सकता है। बस उसको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि उसने, परेश रावल ने अपनी तरफ से पूरे वादे कंप्लीट किए, पूरा प्रीमियम टाइमली पे करा है, तो वो उसने किया है। और दूसरा, जो इंश्योरेंस कंपनी वो उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल रही थी, लेस में सेटल करने के लिए बोल रही थी, तो फिर वो क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है और अपना पूरा अमाउंट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम कर सकता है। क्लियर है सबको? तो इसमें टेक्निकली तो तीन चीजें मिलती हैं, एक तो डैमेजेस, कॉस्ट ऑफ सूट, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बस मिलती है तीन चीजें ही है आपको, ठीक है? किस कॉन्ट्रैक्ट में? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में। फटाफट से इसको रीड कर लो फिर हम गारंटी पढ़ेंगे। क्विकली रीड करो। Once you're done, send it in the chat.
डन गाइस? ऑल राइट, परफेक्ट। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे जिसका नाम है गारंटी, है ना। इंदौर में गारंटी को गारंटी बोलते हैं, ठीक है। अरे भैया मैं आपको कह रहा हूँ एक नंबर गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इंदौर में गारंटी को गारंटी बोलते हैं, बट एनीवे हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे इस चीज से। गारंटी जैसे मैंने आपको बताया 3 पार्टीज होती हैं। एक पर्सन होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है गारंटर। गारंटर का एक और नाम होता है श्योरिटी, ठीक है। एक और नाम क्या होता है? श्योरिटी, ठीक है। तो गारंटर श्योरिटी क्या करता है? डेटर के बिहाफ पर क्रेडिटर को गारंटी देता है कि अगर डेटर ने डिफॉल्ट किया तो वो पैसा वो क्रेडिटर को कॉम्पनसेट करेगा। यहाँ पर हम डेटर को प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं और क्रेडिटर को क्रेडिटर ही बोलते हैं। तो एक्चुअली जो पर्सन गारंटी दे रहा है उसको हम बोलते हैं गारंटर या श्योरिटी। जिसको गारंटी एक्चुअली मिल रही है वो क्रेडिटर है, हाँ। वो एक्चुअली द पर्सन इज रिसीविंग द गारंटी इज नोन एज क्रेडिटर, क्योंकि गारंटी तो उसी को मिल रही है। और किसके बिहाफ पर मिल रही है? प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर मिल रही है इन केस ऑफ डिफॉल्ट। उसको हम सेक्शन 126 के तहत बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। समझना है सबको? तो 124 में हमने इंडेमनिटी पढ़ा, 126 में हमने गारंटी पढ़ा, ठीक है। ध्यान से सुनो। नाउ काइंड्स ऑफ गारंटी, ठीक है। सबसे पहले होता है स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी एक दो बेसिकली दो टाइप की गारंटी होती है, एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है कंटिन्यूइंग। ध्यान से सुनना। स्पेसिफिक गारंटी क्या होती है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने खुशी से, मैंने यहाँ पर खुशी मतलब खुशी हाला नहीं, खुशी मतलब आउट ऑफ हैप्पीनेस नहीं, मैंने खुशी से आईफोन खरीदा। अब मेरे पास अभी पैसे नहीं है देने के लिए, तो खुशी ने बोला कि देखो आपको आईफोन चाहिए तो मैं आपको दे तो रही हूँ यूज करने के लिए, मैं आपको बेच रही हूँ, मतलब यू स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, बट आप मुझे किसी से गारंटी दिलवाओ कि आप वो पैसा लौटाओगे, ठीक है। आप मुझे वो कंसिडरेशन पे कर दोगे। मैंने ठीक है, मैंने तृप्ति को बोला तृप्ति मेरे भी आपकी गारंटी दे दे यार, तृप्ति ने मेरे भी आपकी गारंटी दे दी। अब क्या हुआ? मैंने ही मेरा पैसा लौटा दिया, तृप्ति को कुछ कॉम्पनसेशन देना ही नहीं पड़ा, तो इट इज ऑल ओवर नाउ, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीटेड। समझ में आया सबको? या फिर एक और सिनारियो ये है कि मैंने डिफॉल्ट कर दिया और मेरे बिहाफ पे तृप्ति ने दे दिया। बट अब ये समझो दैट ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम अभी डिस्कस कर रहे हैं दिस इज फॉर वन सिंगल डेट ना, सिर्फ एक ही डेट के लिए कि भाई मैंने आईफोन खरीदा और वो उसका कंसिडरेशन पे करवाने के लिए एक गारंटी दिलवा दी। समझ में आ रहा है सबको? सो व्हेन पर्टिकुलर गारंटी इज मेड फॉर वन सिंगल डेट, सिर्फ एक ही डेट के लिए, एक ही ट्रांजैक्शन के लिए अगर हम गारंटी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। क्लियर है? लेकिन एक दूसरा एग्जांपल ध्यान से सुनना। लेट्स से मैं अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करती रहती हूँ, ठीक है। रेगुलर बिजनेस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस पे मैं अपने रॉ मटेरियल सप्लायर से क्रेडिट पे गुड्स परचेज करती रहती हूँ। इतने सालों से परचेज कर रही हूँ फिर भी उसको मुझ पर भरोसा नहीं है। तो वो सप्लायर मुझे क्या बोल रहा है कि सौम्या तुम अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रही हो तो हर बार मुझे किसी पर्सन से गारंटी दिलवाओ, ब्रिंग अ गारंटर, ब्रिंग अ श्योरिटी जो मुझे गारंटी देगा। मैं रॉ मटेरियल सप्लायर को बोला मैंने तेरे को इतना भी भरोसा नहीं, मैं इतने साल से कुछ खरीद रही हूँ। बोले नहीं भरोसा नहीं है। तो मैंने अपने गारंटर को बोला मैंने देखो आप इतने सालों से देख रहे हो मैं आपकी गारंटी हर बार उस पर्सन को दिलवा रही हूँ, करेक्ट है। मैंने कभी भी अभी तक डिफॉल्ट नहीं किया, मैंने किया हो तो बताओ। उन्होंने बोला नहीं डिफॉल्ट नहीं किया। तो मैंने काम करता है ना, अगले 1 साल में आज से लेकर अगले 1 साल तक मैं जितने भी रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज करूंगी आप उन सब की एक बार में मुझे गारंटी दे दो। समझना है सबको? तो उनकी गारंटी आज से शुरू हो रही है, मेरे गारंटर की गारंटी आज से शुरू हो रही है और वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए आगे कंटिन्यू अगर होने वाली है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड कि 1 साल तक जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, जितनी बार मैं गुड्स खरीदूंगी, रॉ मटेरियल खरीदूंगी ऑन क्रेडिट, वो गारंटी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी। मुझे हर बार जाकर उसे गारंटी नहीं अगर लेनी पड़ेगी तो वो हो जाएगी कंटिन्यूइंग गारंटी। सो कंटिन्यूइंग गारंटी इज वन व्हिच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मल्टीपल टाइम्स जो मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ अपने सप्लायर से, सारे ट्रांजैक्शंस के लिए वो गारंटी अगर कंटिन्यू होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूइंग गारंटी। समझ में आया सबको? एग्जाम्पल, A guarantees payment to B, a tea merchant, to the amount of rupees 1 lakh for any tea he may from time to time supply to C. A ने B को बोला
कि जो भी तुम सी को टी सप्लाई करोगे वैसे तो पेमेंट सी ही करेगा बी को। एक्चुअल जो लेन देन हो रहा है टी का वो बी और सी के बीच में हो रहा है कि बी सी को टी सप्लाई करेगा और सी बी को पैसा देगा। लेकिन ए ने बीच में गारंटी दे दी, ठीक है, क्या गारंटी दी कि जितने भी आगे जाकर, ठीक है, जितने भी तुम आगे जाकर टी सप्लाई करते जाओगे, ठीक है, अप टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख तक की जितनी भी टी तुम सप्लाई करते जाओगे उतने तक की गारंटी मैं देता हूं कि 1 लाख तक के अमाउंट तक अगर डेटर ने कोई भी डिफॉल्ट किया तो मैं रिपे करने को तैयार हूं। तो आप एक अमाउंट की भी लिमिट फिक्स कर सकते हो कि इतने अमाउंट तक की गारंटी, आप एक टाइम भी फिक्स कर सकते हो कि इतने टाइम तक की गारंटी, आप नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी फिक्स कर सकते हो कि यहां से लेके 5 ट्रांजैक्शन तक की गारंटी। तो जैसी भी गारंटी कंटिन्यू हो रही है इसको बोलेंगे कंटिन्यूइंग गारंटी। बोलो हाँ या ना, क्लियर है सबको? यस और नो, क्लियर है सबको? ओके अब देखो कंटिन्यूइंग गारंटी कब कब रिवोक होती है, दो तरह से रिवोक हो सकती है। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो कंटिन्यूइंग गारंटी ऑफ कोर्स रिवोक होगी अगर श्योरिटी की डेथ हो गई, या फिर श्योरिटी ने नोटिस दे दिया कि बस अब मैं गारंटी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं, मेरे पास भी पैसे नहीं है। समझो अगर आज है 26 सितंबर, अगर आज गारंटी दी है अगले 6 मंथ्स की, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, हाँ राइट। तो ये 6 मंथ्स तक की कंटिन्यूइंग गारंटी तो दी है, ठीक है। 6 मंथ्स खत्म हो गए तो गारंटी तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि ये 6 मंथ्स में कब गारंटी रिवोक हो सकती है। तो इस बीच में अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए, ये 6 मंथ्स में श्योरिटी की डेथ हो जाए तो गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है। और या फिर अगर इन 6 मंथ्स में कभी भी श्योरिटी नोटिस दे, लेट्स से 4th मंथ में श्योरिटी नोटिस दिया कि मैं अपनी गारंटी कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, तो भी वो गारंटी क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। समझ में आया सबको? तो दो तरह की गारंटी होती है, एक होती है स्पेसिफिक गारंटी जो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन के लिए होती है, और एक होती है कंटिन्यूइंग गारंटी जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के लिए कंटिन्यू होती है, और वो रिवोक की जा सकती है बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी या फिर बाय व्हेन द श्योरिटी गिव्स नोटिस टू द टू बोथ द पार्टीज कि भाई अब मैं आगे गारंटी कंटिन्यू नहीं करना चाहता। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? बढ़े आगे। चलो गारंटी कंप्लीट कर लेते हैं, देन वील वाइंड अप। नाउ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लेट्स से एक क्रेडिटर है, अपन तो क्रेडिटर ही बोलते हैं, लेट्स से क्रेडिटर है, ठीक है, और डेटर है। ध्यान से सुनना, क्रेडिटर और डेटर है, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, एक है श्योरिटी, है ना। अब लेट्स से क्रेडिटर को पैसे लेने हैं डेटर से, ऑफकोर्स तभी वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर हैज टू टेक मनी फ्रॉम द डेटर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर पहली ही बार में क्रेडिटर श्योरिटी के पास चला गया, चलो पैसे दो, डेटर के पास नहीं गया, तो क्या ऐसा हो सकता है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 जवाब देते जाना, हाँ या ना में जवाब देना, पहला क्वेश्चन पूछो फिर सेकंड पे थर्ड ऐसे पूछते जाओ। क्रेडिटर को पैसा एक्चुअली ओरिजिनली तो डेटर से लेना था, पर पहली बार जब ड्यू डेट आई तो क्रेडिटर डायरेक्टली श्योरिटी के पास चला गया पैसा लेने के लिए, ऐसा क्रेडिटर कर सकता है क्या, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं कर सकता? चार बोल रही है कर सकता है, तृप्ति बोल रही है नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। अभी मैं बताऊंगी करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अभी मैंने बताया नहीं कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अभी मैंने आप लोगों के जवाब रिकॉर्ड किए।
अब क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स से पहली बार प्रिंसिपल डेटर ने के पास क्रेडिटर गया, बस चलते चलते हे आज तो पैसा लेंगे ला 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 ला, और वो प्रिंसिपल डेटर के पास गया, प्रिंसिपल ने बोला नहीं दूंगा, बस एक बार बस बोला नहीं दूंगा, और क्रेडिटर श्योरिटी के पास चला गया, देखो ना वो नहीं दे रहे, आप पैसे दो। एक बार बस वो डेटर के पास गया और डेटर ने बस ऐसे ही मना कर दिया, हाँ नहीं दूंगा, क्रेडिटर ने और फाइट भी नहीं मारी, वो श्योरिटी के पास चला गया, ठीक है, और उससे पैसे मांग रहा है। क्या क्रेडिटर ऐसा कर सकता है कि सारा मतलब एक बार बस उसने डेटर से पैसा मांगा, डेटर ने मना कर दिया तो वो श्योरिटी से पैसे मांगने चला गया, क्या क्रेडिटर ऐसा कर सकता है? हाँ या ना में जवाब दो। पहला केस तो होता है कि डायरेक्टली श्योरिटी के पास चला गया। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि पहली बार डेटर के पास गया, डेटर ने पहली बार बस मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो डायरेक्टली श्योरिटी के पास जा सकते हैं क्या? ये सवाल है। तृप्ति बोल रही है जा सकते हैं, बाकी जनता जा सकते हैं क्या एक ही बार में? अच्छा, इसको अगर मैं एकदम राइटफुली फ्रेम करूं तो मेरा सवाल ये है, डज द क्रेडिटर नीड टू exhaust all his remedies of claiming money from debtor and then only he'll have to go to surety, right? Or he can just go to debtor once and if debtor commits default he can go to surety, right? ये सवाल करेक्ट, ठीक है। सो देखो ध्यान से सुनना, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। को एक्सटेंसिव मतलब डेटर नहीं तो श्योरिटी, को एक्सटेंसिव का मतलब डेटर नहीं तो श्योरिटी, मतलब यहां पर श्योरिटी नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं कम पे करूंगा, मैं अमाउंट कम पे करूंगा क्योंकि ओरिजिनली मैं थोड़ी ना लाइबल था। श्योरिटी ये नहीं बोल सकता कि मैं बाद में पे करूंगा क्योंकि मैं ओरिजिनली लाइबल नहीं था। श्योरिटी ये नहीं बोल सकता क्रेडिटर को दैट यू गो एंड एग्जॉस्ट ऑल योर रेमेडीज फ्रॉम प्रिंसिपल डेटर, पूरा दम लगा लो पहले प्रिंसिपल डेटर से पैसा रिकवर करने में, अगर फिर फेल हो जाओ तो मेरे पास आना, ये सब श्योरिटी नहीं बोल सकता, ठीक है। श्योरिटी क्या क्या नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता मैं बताऊंगी अभी, पहले बताओ क्या क्या नहीं बोल सकता श्योरिटी क्रेडिटर को। इफ श्योरिटी इज द गारंटर, हियर श्योरिटी कैन नॉट से कि मैं आपको कम अमाउंट पे करूंगा बिकॉज आई एम नॉट ओरिजिनली लाइबल, आई एम नॉट द डेटर, आई एम द गारंटर, ये नहीं बोल सकता, कम पेमेंट करने की बात नहीं कर सकता। श्योरिटी ये नहीं बोल सकता कि वो लेट पे करेगा क्योंकि वो गारंटर है, वो ओरिजिनली लाइबल नहीं था। वो ये नहीं बोल सकता कि पहले डेटर से जाकर सारे तरीके अपना लो पैसा रिकवर करने के और फिर फेल हो जाओ तो मेरे पास आना, ये तीन बातें गारंटर श्योरिटी नहीं कर सकता। और क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब गारंटी दी जाती है तब प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी सेम लेवल पर होते हैं, उनकी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है। मतलब को एक्सटेंसिव मतलब जितनी लाइबिलिटी डेटर की है, जैसी लाइबिलिटी डेटर की है, इंटरेस्ट प्रिंसिपल सब कुछ ड्यू डेट पे करना है, उतनी ही लाइबिलिटी श्योरिटी की भी रहेगी। लेकिन सिंस दिस इज ओरिजिनली अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, therefore this is very clear that liability of surety arises only when the principal debtor makes the default, तो लाइबिलिटी सेकेंडरी जरूर होगी, ठीक है। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, जो मैंने आपको केस नंबर 1 दिया था, कि क्या डायरेक्टली पहली ही बार में श्योरिटी के पास जा सकता है? नहीं, पहली बार में श्योरिटी के पास इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, पहले तो डेटर के पास ही जाना पड़ेगा पहला। लेकिन जैसे ही डेटर ने डिफॉल्ट किया इमीडिएटली, वैसे ही वो श्योरिटी के पास जा सकता है। द क्रेडिटर नीड नॉट एग्जॉस्ट ऑल द रेमेडीज टू रिकवर मनी फ्रॉम डेटर, मतलब डेटर से रिकवर करने के लिए उसको पूरी ताकत नहीं लगानी क्रेडिटर को, एक बार डेटर के पास जाना है, डेटर ने एक बार जो डिफॉल्ट कर दिया, क्रेडिटर श्योरिटी के पास जा सकता है क्योंकि श्योरिटी की लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव है, तो उसको उतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको उसी टाइम पर पे करना पड़ेगा, और वो ये नहीं बोल सकता कि मेरी पूरी रेमेडीज आप पहले जाकर डेटर से एग्जॉस्ट करो। लेकिन पहली ही बार में श्योरिटी के पास भी नहीं जाया जा सकता क्योंकि श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी है। समझ में आया सबको? यस, ठीक है, बढ़े आगे। अब देखो
यहां पर क्या लिखा, therefore creditor may take necessary action against surety without proceeding against the principal debtor। लेकिन इसके पहले क्या लिखा है, the liability arises immediately on default of debtor। मतलब अब डेटर ने जैसे ही डिफॉल्ट किया वैसे ही श्योरिटी के पास जाएगा। अब डेटर को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब क्रेडिटर विल नॉट इन्फॉर्म एनीथिंग टू डेटर। अब क्रेडिट डायरेक्टली सिर्फ किसके पास जाएगा, श्योरिटी, लेकिन पहली ही बार में श्योरिटी के पास नहीं जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड क्रेडिटर इज इंडिपेंडेंट इफ इट इज डिस्कवर्ड बिटवीन दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड डेटर is void or voidable and debtor is discharged, the surety will not be discharged। सुनना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन क्रेडिटर और श्योरिटी है, ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अगर बाद में पता चला कि क्रेडिटर और पीडी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि, और उसके कारण अगर प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी खत्म हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। सुनना ध्यान से, लेट्स से जो प्रिंसिपल डेटर है वो अगर बाद में माइनर निकला, ठीक है, तो क्या क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से पैसा ले सकता है? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइड एब इनिशियो था। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वॉइड एब इनिशियो था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी इज आल्सो वॉइड। जस्ट बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड पीडी हैज बिकम वॉइड, इसका मतलब ये नहीं कि श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच का भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। श्योरिटी मे हैव टू कॉम्पनसेट द क्रेडिटर इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू हैज बिकम वॉइड। समझ में आया सबको? अभी केस टू केस डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट इतना अनएनफोर्सेबल है कि हम इसको भी एनफोर्स कर ही नहीं पा रहे हैं। सब स्क्रीन पे देखना, जो पीडी डेटर क्रेडिटर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इतना ज्यादा अनएनफोर्सेबल वॉइड है कि हम क्रेडिटर श्योरिटी के बीच का भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिडेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनका भी वॉइड हो जाएगा। पर कुछ केस ऐसे होंगे जिसमें पीडी तो डिस्चार्ज हो गया, डेटर तो डिस्चार्ज हो गया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। जैसे पीडी लेट्स से माइनर था तो वो तो डिस्चार्ज हो गया, माइनर तो लायबल होता है नहीं पे करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर यहाँ पर श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज मतलब फ्री हो गया, अब उसको अपनी लायबिलिटी पे नहीं करनी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि श्योरिटी को फिर अपना अमाउंट तो पे करना ही पड़े। तो हमने ये समझा दैट if contract between creditor and principal debtor is become void or voidable and debtor is discharged, it does not necessarily mean, इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ पर श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। हो सकता है कि कुछ केस में श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाए क्योंकि डेटर डिस्चार्ज हो गया है, या फिर डिस्चार्ज मतलब अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाए, और हो सकता है कि श्योरिटी फ्री ना भी हो। वो केस टू केस डिपेंड करता है। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 5 सितारे इसको भी लगा लो, इस पे केस स्टडी बन सकती है। पहला, श्योरिटी की लाइबिलिटी डेटर के साथ को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव मतलब जितना डेटर लाइबल उतना ही श्योरिटी भी लाइबल है, ठीक है। श्योरिटी की लाइबिलिटी तभी अराइज होगी जब डेटर डिफॉल्ट करेगा। इमीडिएटली डेटर डिफॉल्ट करेगा, उसके बाद श्योरिटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद क्रेडिटर को डेटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। श्योरिटी ये नहीं बोल सकता कि मैं ओरिजिनली लायबल नहीं था, मैं डेटर नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक गारंटर हूं, इसलिए मैं कम पे करूंगा, मैं लेट पेमेंट करूंगा, या फिर आप पहले पूरी अपनी रेमेडी जाकर एग्जॉस्ट करके आओ। ये सब बातें श्योरिटी नहीं करेगा। श्योरिटी सीधे क्या करेगा, अगर क्रेडिटर उसके पैसे मांगने आता है तो वो पैसे उसको देना पड़ेगा। और लास्ट चीज हमने पढ़ी कि श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट होता है और डेटर क्रेडिटर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट होता है। अगर डेटर क्रेडिटर वाला कॉन्ट्रैक्ट लेट्स से वॉइड या वॉइडेबल निकलता है तो जरूरी नहीं है कि उसके कारण श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाए और इनका भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए। जरूरी नहीं है, कुछ केस में हो भी सकता है, कुछ केस में नहीं भी होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर लेट्स से प्रिंसिपल डेटर माइनर निकला तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया क्रेडिटर डेटर का, लेकिन फिर भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। श्योरिटी विल बी लायबल टू कॉम्पनसेट द क्रेडिटर। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से, यस, डन, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है, कल है 27th, और कल हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग प्लेज
बेलमेंट और एजेंसी, एजेंसी हम लोग कल नहीं करेंगे, बट प्लेज बेलमेंट भी हम कल कर लेंगे, एजेंसी हम थोड़ा बहुत कल करने की कोशिश करेंगे। ओके, यस, डन 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 डन, ऑल राइट, परफेक्ट। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, सेम टाइम सेम प्लेस टुमारो। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर। ऑल्सो एक चीज है, आप लोग रिवाइज जरूर करना गाइस, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। अच्छा मुझे बताओ, इजी लग रहा है आप लोगों को? यस, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, आप लोग बस इसको रिवाइज करते चलो। हम लोग ऑलमोस्ट 38 पेजेस कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के, बस आपको कॉन्स्टेंटली इसको रिवाइज करना जरूरी है। ओके, यस, डन, ऑल राइट, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।